आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज और मैं हूं रेखा। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिले में जघन्य अपराधों की सूची में अलवर अन्य जिलों से आगे। पुलिस तत्परता से आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। भरतरी में हत्या प्रकरण का हुआ खुलासा। अखिल भारतीय किन्नर महासभा के वार्षिक महासम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों किन्नर। यज्ञ हवन व पूजा पाठ के बाद निकाली कलश यात्रा। भगवान से की सुख शांति की प्रार्थना। सरकारी कर्मचारियों ने उठाया गरीबों को मिलने वाला 2 रुपए किलो का गेहूं। सरकार कर रही है 27 रुपए किलो के भाव से वसूली। रिकवरी राशि जमा नहीं कराने पर होगी FIR। सरस डेयरी संघ कर्मचारी यूनियन ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। भर्ती अधिसूचना जारी करने का किया विरोध। अस्थायी को स्थायी करने की उठाई मांग। और अब समाचार विस्तार से। अलवर जिले में जघन्य अपराधों की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसमें नाबालिगों से दुष्कर्म के प्रयास की घटनाओं का ग्राफ प्रदेश भर में अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ऐसे में जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में विभिन्न प्रकरणों का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए आमजन से भी अपील की है। मेवात क्षेत्र में समाज विशेष के मामलों में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा, यह सिर्फ अलवर में ही नहीं है, इस तरह के मामलों में पुलिस संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। मैं आपको इतना बताना जरूर चाहूंगी कि मैं पिछले साल तक के पूरे आंकड़े, क्योंकि पिछले साल तक के जितने भी मुकदमे हैं वो सब इन्वेस्टिगेट हो गए हैं लगभग। इस साल जो दर्ज हुए हैं वो ज़्यादातर मुकदमे अभी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। तो अगर हम पिछले साल तक की बात करें तो अलवर में लगभग 60 से 65% जो मामले हैं रेप और गैंग रेप के, वो फॉल्स रिपोर्टिंग या FIR में जाते हैं या राजीनामा में हो जाते हैं। और ऐसे मामलों में कोर्ट में, और जिन मामलों में चालान भी हो रहा है उन मामलों में भी कोर्ट में जाके या तो राजीनामा हो रहा है। तो इस तरीके के मामलों को जो एक अपने राजस्थान का एवरेज शायद 30 या 35% है, उसका अलवर में थोड़ा ज़्यादा है। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि हम इस तरीके के ट्रेंड को भी कम करें। हम कोशिश करेंगे कि इसमें भी हम जो झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ भी हम जल्द से जल्द विधिवत कार्रवाई कर उसमें भी स्ट्रिक्ट एक्शन लें। मैं किसी एरिया विशेष के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि इस तरीके के मामले पूरे ज़िले में ही फैले हुए हैं और भरतपुर, अलवर और भिवाड़ी, इन तीनों पुलिस ज़िलों में इस तरीके के ट्रेंड को देखा गया है। हालांकि ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसको हम सोसाइटी से जोड़कर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जिस तरीके के केसेस आते हैं उसमें हम संवेदनशीलता बरतते हुए एज पर लॉ जो कार्रवाई होती है वो करने की कोशिश करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मेवात क्षेत्र में हो रही वारदातों पर जिला पुलिस के नजरिए से अवगत कराते हुए कहा, इस तरह का ट्रेंड अलवर ही नहीं है, भरतपुर, रेवाड़ी जिलों में भी देखे जा रहे हैं। हमारी ओर से ऐसे प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाती है। साथ ही अलवर में राजस्थान के मुकाबले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान के एवरेज बाकी ज़िलों से अलवर और भरतपुर में रेप के और गैंग रेप के केसेस में झूठी रिपोर्टिंग या फॉल्स रिपोर्टिंग जिसे कहते हैं, उसकी भी एक संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही है। इसके लिए भी हमने सुरक्षा सखी जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है वो हमने स्टार्ट किया है पुलिस मुख्यालय ने। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि जिस तरीके से जघन्य अपराध को कारित करना एक बहुत गलत अपराध है और इसके लिए सज़ा होती है, वैसे ही झूठे मुकदमे दर्ज कराने की भी सज़ा होती है। और ये समाज में एक गलत धारणा को लेकर आते हैं जो इतने संगीन मामलों में सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं और दूसरे लोग जिनके साथ ऐसी सच्ची घटनाएं हो रही हैं उनको भी दुष्प्रेरित करते हैं। तो आपके माध्यम से आज इतना ही कहना चाहूँगी कि हम सब सामाजिक रूप से मिलकर पुलिस का साथ दें और अलवर को एक बेहतर सुरक्षित जगह बनाने में हम लोगों का पूर्ण सहयोग करें। जिले में जघन्य अपराधों पर जिला पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से अवगत कराते हुए SP तेजस्विनी गौतम ने कहा, जिले में इस तरह की वारदातों पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। वहीं उन्होंने इस तरह के मामलों में झूठे मुकदमे होने की बात कहते हुए थानों में पुलिस सखी लगाए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने इस तरह के मामलों में परिजनों से भी अपील की है। आपके माध्यम से लोगों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूँगी कि इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती हैं जहाँ पे अपने ही रिश्तेदार
अपने ही घर में रहने वाले लोग इस तरीके की घटनाओं को कारित करते हैं, तो ये एक आम जनता के लिए, समाज के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और ये एनसीआरबी का डेटा भी बताता है, और अलवर का डेटा तो खैर उससे ज़्यादा ही है कि 100% अलवर में जितने भी पॉक्सो केसेस या रेप के केसेस दर्ज होते हैं उसमें मुलजिम जो हैं वो पीड़िता के नोन होते हैं, या रिश्तेदार होते हैं, या कोई सेम गांव के होते हैं, या पड़ोसी होते हैं। तो एक सामाजिक रूप से हमें चाहिए कि हम सामने आएँ, और अगर हमारी बच्चियों के साथ घर के अंदर या हमारे समाज के रूप में किसी पड़ोसी रिश्तेदार के साथ ऐसा किया जा रहा है तो हम आवाज़ उठाएं। पुलिस इसके लिए, अलवर पुलिस इसके लिए अति संवेदनशील है, और हम इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेके हम कन्विक्शन भी कराएंगे। पूर्व में भी ऐसे 4 मुकदमे जिसमें छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, उसमें भी हमने 72 घंटे के अंदर अंदर चालान पेश किया है। मैं खुद एडीजे साहब से मिल के आई हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम डे टू डे ट्रायल करा के कोरोना के दौरान, क्योंकि कोर्ट्स जो है रेगुलर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे, अब से वो शुरू हुआ है हाई कोर्ट के आदेश से, तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक अच्छा मैसेज लोगों तक ये जाए कि अगर जो इस तरीके के जघन्य अपराध को कारित करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेके उसमें हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की एज पर लॉ कोशिश करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक ने भरतरी क्षेत्र में साधु की हत्या मामले में हत्यारोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सियाराम गुजर, हरफूल गुजर को गिरफ्तार करने की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपियों ने लूट की नीयत से बाबा की हत्या की है। वहीं आरोपी से हत्या के लिए प्रयोग किए गए हथियार दस्तयाब करते हुए आरोपी से पीसी रिमांड पर लिए जाने की बात कही। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि 29 और 30 की रात को एक भरथरी में धाम में स्थित ऊपर पहाड़ पे एक बाबा जी का निर्मम हत्या की गई थी, जिस पे मौके पे एडिशनल एसपी साहब, मैं, सीओ साहब, एसएचओ साहब, डॉग स्क्वाड, एफएसएल सबको भेज के हमने हर तरीके से उसकी साइंटिफिक एविडेंस को भी जुटाया था, क्योंकि बाबा अकेला रहता था और उनका जो आसपास का जो क्षेत्र था वो पहाड़ी क्षेत्र था, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके जो गांव विस्थापित हुए हैं सरिस्का के अंदर से, उनका भी डोर टू डोर सर्वे करके डीएसटी टीम प्रभारी ज़हीर, उनकी डीएसटी टीम, एसएचओ मालाखेड़ा सुरेश, सीओ ग्रामीण अमित सिंह और एडिशनल एसपी श्रीमन मीना, इन हम सब ने एक टीम की तरह काम करते हुए फाइनली 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस हत्या को अंजाम देने के मुख्य आरोपी हैं। एक का नाम सियाराम गुजर है और दूसरे का नाम हरफूल गुजर है। ये दोनों कोई मोनी बाबा थे जिन्होंने आज से 2.5-3 महीने पहले जो मृतक बाबा है उनको कोई दान का या कुछ ऐसा खुला पैसा दिया था, जिससे क्योंकि ये वहाँ पे बाबा को मिलने जाते रहते थे, उनके ही धाम में पूजा भी करने जाते रहते थे, तो ये जानते थे कि बाबा के पास कुछ पैसा रखा हुआ है, और लूट की नीयत से उन्होंने बाबा के एक टांचे से गले पे वार करके हत्या की है, और जो पैसा या जो दराज में जो भी चीज़ें रखी हुई थी उनको लूट कर ले जाकर वो पैसा भी इन्होंने लूटा है। जो भी इनसे बरामद हम लोग जल्द ही करेंगे, और इनसे जो टांचा है वो बरामद किया जा चुका है, और इनकी गिरफ्तारी कर अब इनको पीसी रिमांड पर लिया जाएगा। हो सकता है कि अभी प्रारंभिक पूछताछ से कुछ एक चीज़ें और जानकारी में आई है कि ये चोरी करने के आदी थे, तो हो सकता है इसमें ज़िले की या अन्य ज़िलों की कोई और वारदात भी इन्होंने अंजाम दी हो जो अब पूछताछ में सामने आ सकती है। देखिए, एक माहौल ज़रूर बना दिया गया था, क्योंकि जो दान का जो पैसा था वो जनरली आप देखेंगे कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोटों में आता है, तो वो नोट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पैसा लगभग 60-70 हज़ार के करीब ही था जो अभी प्रारंभिक पूछताछ से आया है। बाकी और इनसे पूछताछ करेंगे अगर ज़्यादा होगा, बट अभी प्रारंभिक में इतना ही आया कि 60-70 हज़ार रुपये थे। अभी आपसे कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि चोरी करने के आदी थे, तो इनसे अभी पीसी रिमांड पे इनको लेकर पूछताछ करेंगे कि अगर और भी कोई चोरियां या ऐसी कोई घटना इन्होंने की होगी तो डेफिनेटली उसके भी खुलासा हम धीरे धीरे कर देंगे। इस तरह के बाबा
हमने जो सर्वे किया वो फॉरेस्ट वालों की मदद से भी हमने ये जानने की कोशिश की कि जो विस्थापित गांव में भी अभी जो परिवार जो वहाँ से नहीं गए हैं वो इस तरीके की कोई, क्योंकि ज्योग्राफी और टोपोग्राफी से वो लोग जानकारी रखते हैं, वाकिफ़ रहते हैं, उनको पता है छोटे छोटे रास्ते कहाँ से जाते हैं, पहाड़ों में बीच बीच में कहाँ से नाले हैं, तो वो और ऐसी जगहों पर तकनीक थोड़ी सी पीछे रह जाती है, तो इस चीज़ को मिसयूज़ करके भी वो कोई घटनाएं कारित कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनके खिलाफ भी हम जल्द कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम इस केस को, क्योंकि ये केस एक टिपिकल केस है, मर्डर केस, जिसमें साइंटिफिक एविडेंस और एक जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो मेहनत की वजह से, पुलिस की वजह से ये खुला है, तो इसको हम केस ऑफिसर स्कीम में लेकर भी इसको कन्विक्शन तक ले जाने का हर संभव प्रयास जो है वो हम करेंगे। अखिल भारतीय किन्नर महासभा की ओर से अलवर में आयोजित महासम्मेलन में विभिन्न प्रांतों से सैकड़ों की संख्या में अलवर पहुंचे किन्नरों ने अपनी परंपरा एवं संस्कृति के अनुसार कार्यक्रमों में भाग लिया। 3 दिन से चल रहे महासम्मेलन में हवन, यज्ञ, कलश यात्रा व भगवान की पूजा अर्चना की गई। बैंड बाजों के साथ किन्नरों ने शोभा यात्रा निकाली, जहां मस्ती में झूमते किन्नरों ने देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव ना हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की। दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल, उत्तर प्रदेश से आए किन्नरों ने मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, बच्चे वालों सदा सुखी रहें, देश में तीसरी लहर का प्रकोप ना हो, यही मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना की है। ये सब जजमान के लिए मनोकामना कर रहे हैं, सब किन्नर आस लगा रहे हैं कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है ये मालिक नहीं आए, नष्ट नाबूद हो जाए, और हमारे किन्नर समाज की दुआ ईश्वर स्वीकार करे और माता रानी स्वीकार करे, और मेरे सब नागरिक अखंड भारत सुख शांति में रहे, जो कि विदेशों में भी अच्छा समाचार हो। मालिक हमारे साथ साथ हमारे बच्चे वाले भी राजी रहें, बच्चे वालों के साथ साथ हम भी राजी रहें। जय श्री कृष्ण। ये आज हमारे कलश पूजन है, तो इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी हाँ जी, सबके लिए सुख शांति की मनोकामना हो। बस हो चुका है भैया, मेरा नाम है चुटकी बाई, मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। ये सब मेरी बहनें हैं। हम लोग सम्मेलन में आ रखे हैं, अलवर सम्मेलन में आ रखे हैं। मालिक से दुआ करते हैं कि तीसरी लहर है जो खत्म हो जाए, जजमान जीता रहे, मालिक सबको खुश रखे। मैं भरतपुर से आई हूँ, कोमल बाई किन्नर। यहाँ अलवर के अंदर आए हैं, महासम्मेलन हो रहा है किन्नर समाज का। यहाँ सारे किन्नर समाज आए हैं, जितने हिंदुस्तान के हैं किन्नर समाज के लोग सब पधारे हैं यहाँ पर, सब दुआ कर रहे हैं सब बच्चों के लिए, जजमान के लिए, खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, मेरे अलवर के जजमान को फले फूले। जय हिंद, जय भारत। और ये भी प्रार्थना करते हैं जो तीसरी लहर आना चाहती है ये नहीं आए, ये नष्ट हो जाए, हमारी दुआ ईश्वर स्वीकार कर ले। सारे बुड्ढे बुड्ढे किन्नर मिलकर ये आस लगाए बैठे हैं ये तीसरी लहर नहीं आए, हमारे बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे और हमारी भी रोटी रोजगार चलती रहे। हाँ बताइए, क्या आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन ये किया जा रहा है कि हम सम्मेलन कर रहे हैं, ये महामारी के वजह से हम पहुँचे, सारा किन्नर सम्मेलन हो रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में पहुँचे हुए, जो हमारा पूजा पाठ हो रहा है, जो किन्नरों का पूजा होता है, ये अखिल भारतीय किन्नर समाज पधारे हुए अलवर के अंदर, ये हमारा पूजा हो रहा है, चाक पूजन है, ये कार्यक्रम है हमारा। कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा था ये हमारा कार्यक्रम 3 दिन हो गए आज से। अच्छा, और क्या आयोजन किए गए थे? ये हमारे आयोजन ये होता है, हमारे पूजा पाठ होता है, हवन होता है, हवन के बाद में हम यहाँ आएंगे, मंदिर पे पहुँचे हुए कलश पूज के फिर कलश उठा के ले जाएंगे, यहाँ से मिट्टी का कलश पूजेंगे, फिर गार्डन पहुँचेंगे, दोबारा फिर हवन होगा। तो किस तरह कोरोना महामारी चल रही है, किस तरह अब ये बहुत महामारी फैली हुई है, इस वजह से हम सारे मिलके किन्नर समाज में अलवर के अंदर आए हुए और सारे पूजा कर रहे हैं कि हमारे जजमान, हमारे हिंदुस्तान के नागरिक सब सुरक्षित रहे, ये बीमारी से बचाए और हमारे सरकार और हमेशा खुश रहे।
ये जनता में सुख शांति रहे, कोरोना चले जाए, इसके लिए मियाँ सम्मेलन करवा रहे। माता को प्रार्थना कर रहे, खाटू श्याम जी को प्रार्थना कर रहे कि जनता में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, इस परेशानी से, इस बेरोजगारी से, इस महामारी से पूरी जनता को बचा ले। इसके लिए ये सम्मेलन चल रहा है। यज्ञ होगा, अभी हवन होगा, पूजा पाठ चलेंगे और 4 दिन रहेगा ये सम्मेलन मियाँ। और हम आए हैं पूना से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। NFS योजना का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाभ ले रहे परिवारों पर विभाग की गाज गिरना तय है। रसद विभाग द्वारा दिए नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जल्द ही FIR दर्ज होगी। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र की श्रेणी में आने वाले राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के परिवार ने भी इस योजना के तहत 2 रुपए किलो का गेहूं खाया। जिले में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को चौंकाने वाला खुलासा जिला रसद विभाग ने किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारियों की पोल खोलते हुए विस्तार से मीडिया की जानकारी दी। आंकड़ों को देखकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कर्मचारियों की भूख एक गरीब आदमी से ज्यादा है? आपको देखकर यह अचरज होगा कि जिले में 15 तहसीलों में कुल 6,374 सरकारी कर्मचारियों ने 30,000 से ऊपर सैलरी होने के बाद भी 2 रुपए किलो का गेहूं राशन की दुकान से उठाया। लगभग 12,000 क्विंटल गेहूं सरकारी कर्मचारियों के परिवार द्वारा लिया गया। विभाग ने ऐसे क्रमिकों की पहचान करते हुए जरिए नोटिस उठाए गए गेहूं की 27 रुपए किलो के हिसाब से राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने 3,370 सरकारी कर्मचारियों से वसूली कर ली है, जिनसे 3 करोड़ 42 लाख से अधिक की राशि ली जा चुकी है। अब 3,004 कर्मचारियों से वसूली बकाया है। यहाँ उल्लेखनीय है, NFSA के अंतर्गत चयनित परिवार वह परिवार है जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो। जिले में सबसे ज्यादा राजगढ़ तहसील के 1,101 कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अक्टूबर 2013 में लागू की गई थी। ऐसे व्यक्ति जिनको 1 लाख से इनकम कम है और गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारियों के नाम इससे जुड़ गए और वो लोग लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसे व्यक्तियों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है। जो पात्र लाभार्थी न होने के कारण खाद्यान्न प्राप्त कर रहे थे, ऐसे सरकारी कर्मचारियों से 27 रुपये किलो के हिसाब से उनसे वसूली की जा रही है। और अब तक ज़िले में लगभग 3 करोड़ 42 लाख 25,562 रुपये की रिकवरी की जा चुकी है और अभी इसको और सख्ती से लागू करेंगे। सभी फंड अधिकारी साहिबान को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करके इसकी रिकवरी करें और ताकि खाद्य सुरक्षा। राजस्थान सरस डेयरी दुग्ध उत्पादन संघ में भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए विभिन्न दुग्ध संघों में नियमित कर्मचारियों की भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद डेयरी संघों में कार्यरत यूनियन द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अस्थायी रूप से लगे क्रमिकों को आरक्षण नहीं दिए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। बात करें अलवर सरस डेयरी की, तो यहाँ भी भर्ती अधिसूचना में अस्थायी क्रमिकों की नियमित नहीं होने की मांग करते हुए कर्मचारियों ने कार्य का पूर्ण बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने भर्ती प्रक्रिया में अस्थायी क्रमिकों को नियमित करने की मांग करते हुए कहा, या तो अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए या फिर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। और मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष, और मेरी एक ही मांग है, हम सभी की तरफ से मैं मतलब क्या है बोल रहा हूँ। और हमारी मांग ये है कि जो भी भर्तियाँ की जा रही है वो नियम विरुद्ध की जा रही है, क्योंकि हमें इसी आश्वासन के साथ इस संघ में रखा गया था। ठेकेदारी प्रथा को भाई जब भी कभी भर्तियाँ होगी बोर्ड में भी, इसमें भी क्या है
RCDF MD प्लस बोर्डों के चेयरमैनों के साइन है कि जब कभी भी भर्ती इन फ्यूचर में निकाली जाएगी तो आप लोगों में से ही निकाल, हमें किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, किसी प्रकार का हमें कोई आरक्षण का वो दिया गया है और किसी भी प्रकार का हमें बोनस मार्क का वो नहीं दिया गया है। मतलब जो भी भर्तियों की जो वैकेंसी 503 निकाली गई है सभी संघों में, वो आज की प्रेजेंट की पोजीशन के हिसाब से नहीं है। ये भर्तियां 2009 का जो स्टेटमेंट बना है उसके अनुसार जो स्टाफ था उसके आधार पर ये निकाली है RCDF ने, जबकि पूरी तरह से पूरा कार्य हमारे MD साहब, हमारे मैनेजर साहब, हमारे सभी विभागाध्यक्ष कहते हैं कि आप लोगों ने ही डेयरी को चला रखा है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। और आज ये नौबत आ गई है कि हमें मतलब हमारा संकट फ्यूचर है, भविष्य है, वो अंधकार में दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से RCDF भर्ती कर रहा है। अब आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग यही रहेगी सर कि हमें समायोजन किया जाए और भर्ती कैंसिल की जाए। इसमें एक निवेदन हो रहा है कि जिस प्रकार से भर्तियां का जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए हैं उसमें हम लोग काफ़ी बंदे हमारे साथी हैं जो एज ऑफ हो गए, जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सके। आज उनका परिवार, उनके बच्चे जो 17-18 साल की उम्र में यहाँ आए थे और आज उनको 20-25 साल काम करते हुए वो फॉर्म भी अप्लाई, तो वो तो कहीं के नहीं रहे सर। उनका परिवार कैसे, उनका लालन पालन आज वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपने आप को दोबारा वो एक प्लेटफॉर्म खड़े कर सके। तो मेरी निवेदन ये है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए या हमें समायोजित किया जाए, मुख्य मांग हमारी यही है। बताइए किस बात को लेकर हड़ताल करिए आज आप? हमने जो कार्य का बहिष्कार किया हुआ है, संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया है, वो RCDF द्वारा जो भर्ती निकाली गई है डेयरी में, उसके विरुद्ध किया है। हमारी डिमांड है कि भर्ती या तो कैंसिल हो और नहीं तो हमको समायोजित किया जाए, हमको उसमें बेनिफिट दिया जाए, नहीं तो भर्ती कैंसिल किया जाए। यही हमारी डिमांड है। कौन से संघ की भर्ती थी और क्या? सभी संघों में भर्ती हो रही है, पूरे RCDF लेवल पर, अलवर में भी, जोधपुर, जयपुर, सभी संघों में भर्ती हो रही है। तो सभी संघों में जो भर्ती है उनको कैंसिल किया जाए, ये डिसीजन निकल। ये श्रमिक हैं जो कि अभी हमारे यहाँ जो राजस्थान लेवल पर भर्तियाँ निकली है उसके तहत ये कहना चाहते हैं कि हमको इस भर्ती के अंदर हमको वेटेज दिया जाए और हमारा स्थान इसमें रखा जाए पहले, और इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है उसको आगे पहुंचाई जाए। हम सुबह से इनसे प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी आपकी मांग है वो आगे भेज दी जाएगी। और इनकी एक नीतिगत निर्णय है जो भी इनका जो है वो यहाँ के MD के लेवल पे नहीं है और आगे के लेवल पर है जो राज्य स्तर के लेवल का होता है। तो हमने हमारे हेड ऑफिस के अंदर इनकी मांग कल भी भेज दी थी, आज और ये कह रहे हैं भिजवाने के लिए हम आगे और भेज देंगे। जो भी नीतिगत निर्णय होगा ऊपर से हो जाएगा, उनके समाधान वहाँ के स्तर से होगा। तो ठप पड़ा है, कुछ तो नहीं पड़ा है। काम तो भी हमने दूध तो सुबह ले लिया, कर लिया, काम तो बंद नहीं होने देंगे। काम तो हमने चलाया है कैसे भी करके, कुछ लोगों से इनसे कह के हमने लोगों को अंदर भिजवाया है और काम तो शुरू किया है, लेकिन काफ़ी लोग बाहर हैं अभी समझाइश कर रहे हैं। आपसी समझाइश से काम सलट जाएगा और सुलह हो जाएगी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं आएगी, सप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी और पूरा प्रयास जारी है कि सप्लाई में किसी दिक्कत नहीं आएगी। समस्याएं मैनेजमेंट की चलती रहती है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनके आपसी सहमति से जो भी है विवाद खत्म हो जाए। हिंदू संस्कृति में पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। हमारे यहाँ वृक्ष महोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। नाग को देव के रूप में स्वीकार करने में हमारी संस्कृति की विशालतम का हमें दर्शन होता है। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का सर्प की पूजा की जाती है। बात करें अलवर की तो इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो महिलाएं नाग देव की पूजा अर्चना कर कथा का श्रवण करती हैं और एक दिन पूर्व अंकुरित करे 5 प्रकार के अन्न व बनाए भोजन का भोग लगा प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की उन्नति व खुशहाली की मनोकामना की प्रार्थना करती हैं। नाग देवता की पूजा की जाती है। इससे पहले एक दिन पहले ठंडा बना के दूसरे दिन खाते हैं ठंडा। इससे बिरिया भिजोए जाते हैं 5 नाग, उनसे उनकी पूजा की जाती है। ठंडी
पराठे, ये पापड़ वगैरह, ये बस पूजा की जाती है, उसे चढ़ाए जाते हैं। फिर कहानी सुनते हैं, उसके बाद में फिर ठंडा ही खाते हैं। इससे पीहर के लिए पीहर बना रहे, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। घर परिवार के लिए इसकी पूजा की जाती है, नाग देवता की। किस चीज़ की पूजा हो रही है? नागपंचमी। किस तरह से पूजा जाता है? ये बस ऐसे ही पूछते हैं, गुजरा वगैरह ठंडा खाते हैं, नाग देवता पूछते हैं। भाई के लिए पूछते हैं, पीहर के लिए। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक अमले में भारी उठापटक करते हुए अधिकारियों की स्थानांतरण सूची जारी कर दी है। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हो गए हैं। अलवर शहर सिटी मजिस्ट्रेट अब जिला आबकारी अधिकारी अलवर होंगे। सोहन सिंह नरूका नगर परिषद आयुक्त अलवर थे, अब भूमि आवर्ती अधिकारी नगर विकास न्यास अलवर होंगे। डॉक्टर सुनीता पंकज को एडीएम सिटी लगाया गया है। एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा के स्थान पर राकेश कुमार, एडीएम द्वितीय कमलराम के स्थान पर वंदना खोरवाल कार्यभार संभालेंगे। जिले के एसडीएम बदले जाने के बाद श्याम सुंदर चेतीवाल, बहरोड मुकुट सिंह, नीमराणा महेंद्र सिंह, तिजारा अनिल कुमार सिंघल, रैणी रामकिशोर मीणा, कठुमर और ओम प्रकाश सहारण किशनगढ़ बास का पदभार संभालेंगे। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एसआईसीयू, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ईसीजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे।
हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अलवर मेवात क्षेत्र में आए दिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही ढुलमुल कार्रवाई से समाज विशेष के लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में हिंदुओं के जानमाल की सुरक्षा दिलाने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने करीब एक पखवाड़े पहले विशाल रैली निकालते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद समाज विशेष के लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिलीप मोदी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से बुधवार को मुलाकात कर क्षेत्र के हालातों से पुनः अवगत कराते हुए हिंदू परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की। साथ ही नाहरपुर प्रकरण, डोली गांव प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी व उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग दोहराई है। विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख पदाधिकारी लोग आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि भाई जो हमने ज्ञापन दिया था उसके बारे में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और उल्टा हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर गांव से उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमारा इसमें एक ही निवेदन है कि हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई करें, हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित न करें, नहीं अन्यथा हिंदू समाज के लोग उस गांव से पलायन करना शुरू कर देंगे। ये सारी की सारी परेशानी जो है प्रशासन चलाए कर रहा है। हमारा एक ही निवेदन है, उसमें उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी दिन प्रकार की कोई आगजनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करके मुकदमों में फंसाया जा रहा है। मेरा पुलिस प्रशासन से आदरणीय एसपी साहब से निवेदन है कि उस मामले को आप पर्सनल तौर से देखकर उस मामले को ख़त्म करें, यही हमारी प्रार्थना है। आज हम अभी 5-7 लोग ही विश्व हिंदू परिषद संगठन के आए हैं यहाँ पर। 14 तारीख को हमने पूर्व में जो ज्ञापन दिया था बड़े रूप में सभी संगठनों ने मिलके, उसी विषय में आज हम यहाँ कलेक्टर साहब से दोबारा बात करने आए हैं। जो भी हमने मांगे रखी गई थी उनमें से अभी तक किसी भी मांग पर किसी भी तरीके की कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। चाहे वो नाहरपुर की घटना हो, नाहरपुर की घटना के अंदर अभी जो तीसरा व्यक्ति है वो अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके अलावा देसूला में जो गोचर भूमि के बारे में हमने दिया था 4.5 बीघा ज़मीन गोचर भूमि सरकारी रिकॉर्ड में बाकायदा चारागाह के नाम है, उसके बावजूद उस पर अवैध रूप से कब्रिस्तान बना लिया गया है और उसका पक्का निर्माण कर दिया गया है और अभी भी समय समय पर उस पर कुछ ना कुछ निर्माण कार्य जारी है। उसके अलावा जो डोली गांव में कब्रिस्तान बनाने का मामला था, मंदिर को तोड़ने का मामला था, उस विषय में हम आज मिलने आए हैं। वहाँ पर जो करीब 20-25 लोगों के खिलाफ इन्होंने गांव वालों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ केस किए थे, उसमें इन्होंने 3-4 लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने, उनकी जमानत हो गई। उसके बावजूद अभी 15-20 लोग जो बच रहे हैं वो बेचारे अपने गाँव से भागे हुए हैं, उनको आए दिन परेशान किया जा रहा है पुलिस के जरिए। उसी विषय में आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अलवर जिले में औसतन बारिश होने के बाद भी शहर में अधिकांश भागों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बुधवार को वार्ड नंबर 15 के निवासियों ने जलदाय विभाग पर धावा बोलते हुए अधिकारी का घेराव किया। इस दौरान एक दिव्यांग भी अपनी ट्राई बाइसिकल से पानी दिलाने की अधिकारी से मांग करता नजर आया। ये अलग बात है, अधिकारी उस दिव्यांग को नजरअंदाज करते हुए निकल गए। इधर अधिकारी के कक्ष में पहुंचे वार्ड वासियों ने क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। उपस्थित जन समुदाय के बीच अधिकारी ने भी आश्वासन देकर पीछा छुड़ा लिया। यहाँ प्रश्न यह उठता है, आखिर यह कब तक चलेगा? मैं वार्ड नंबर 15 मोहल्ला शोलालपुरा। अब ये लोग बोलते कनेक्शन कटवा दो, अवैध कनेक्शन कटवाओ ना, जो फ्री का पानी भर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उनका कनेक्शन काटने के बोल रहे हैं। 15-15 साल हो गए, उनका पैसे दे दो,
अरे तुम हाथन से काटो कनेक्शन। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 15 महीना भर हो गया पानी पूरे गली में पानी नहीं आ रहा। पहले पूरे गली पानी आता था। पहले चलाते हो? काम चलाते रिक्शे में भर भर के लेकर आ रहा हूँ। मेरे पास फोटो भी है, आपको दिखाऊं क्या? तो फिर आप क्या कह रहे हैं ये लोग? बिजली घर के चौराहे से कभी मैं बोल्डिंग से कभी फासे से लेकर आता हूँ पानी खुद। बड़ी समस्या हो रही है। मेरा नाम सुंदरलाल दिव्यांग। कोरोना काल के दौरान पर्यटन स्थलों पर लगी रोक अब शर्तों के साथ हटाए जाने के साथ ही इन स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। दूसरी लहर के चलते अलवर मुख्यालय स्थित म्यूजियम भी देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए थे। कोरोना से मिली राहत के बाद दर्शनीय स्थलों पर आने जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मंगलवार को म्यूजियम में 150 लोगों ने इतिहास के उस विज्ञान को जाना जो हमारे राजा महाराजाओं की दूरगामी सोच का परिचायक रहे हैं। इस म्यूजियम में आज भी उन शस्त्रों, युद्धकाल में पहने जाने वाले अंग वस्त्रों को सहेजा गया है। म्यूजियम में आने वाले पर्यटकों के लिए खुलने व बंद होने के समय के साथ अवकाश की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सोमवार को अवकाश रहता है, जबकि सुबह 10 बजे से 4:45 तक ही प्रवेश दिया जाता है। कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना कराई जाती है। कोरोना के पश्चात, लॉकडाउन के पश्चात टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है म्यूज़ियम खुलने से, और लगभग पर डे 150 एवरेज टूरिस्ट आ रहे हैं। सैटरडे संडे 300 तक टूरिस्ट आते हैं। टाइमिंग म्यूज़ियम का 4:45 से 5:15 तक है। 5:15 लास्ट है, मतलब 4:45 तक एंट्री दी जाती है म्यूज़ियम में। और संग्रहालय को सोमवार को टूरिस्ट के लिए बंद रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए, और बाकी दिन म्यूज़ियम खुलता है। हिंदू महासभा अलवर इकाई की ओर से जिला कलेक्टर मुख्यालय पहुंच ज्ञापन देते हुए रक्षाबंधन उत्सव पर पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे के प्रयोग से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए इसके बेचे जाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। महासभा के पदाधिकारी ने इस मांझे में प्रयोग होने वाली सामग्री का जिक्र करते हुए इसे पक्षियों व राहगीरों के लिए जानलेवा बताया है। उन्होंने शीघ्र ही शहर की पतंग की दुकानों का सर्वे कर बिक रहे चाइनीज मांझे को जब्त करने और इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग को दोहराया। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो पतंग उड़ाई जाती है, पतंगों के व्यापारियों द्वारा चाइनीज मांझे का बेचान किया जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका भरपूर विरोध करता है। ये मांझा आमजन के लिए भी नुकसानदायक है। लोगों के गले में फंस जाने के कारण ये इतना मजबूत होता है कि ये टूट नहीं पाता है, और इसके ऊपर के कारण इसके ऊपर मेटेलिक लोहे के बुरादे से इसको पहनाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इससे आमजन और पक्षियों के लिए नुकसानदायक है। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपील करता है कि इस मांझे के ऊपर व्यापारी द्वारा बेचा जा रहा है, पूरे अलवर ज़िले में बेचा जा रहा है, इसके ऊपर बैन लगाया जाए और बेचने वाले पर भी और उड़ाने वाले पर भी कड़े कार्रवाई की जाए। जी, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज से पिछले कई साल भी अलवर के अंदर चाइनीज़ मांझे का उपयोग होता रहा है, और ये मांझा आमजन, हमारे जीव जंतु एवं समाज में छोटे बच्चों और सबके लिए बहुत प्राण घातक बन चुका है। मेरे एक खास मित्र जिनके गले पे फिलहाल ये नुकसान पहुंचा चुका है, जीव जंतुओं को सबको इससे बहुत खतरा है। हमारी प्रशासन से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप नियमित रूप से अपनी नगर परिषद और भी जो इस चीज़ को चेक करने के दायरे में आती हैं, उनके द्वारा नियमित रूप से दुकानों की चेकिंग करवाई जाए बाकायदा। प्लस जिसके पास भी ये मांझा, चाइनीज़ मांझा आपको प्राप्त होता है, उसके खिलाफ कड़े प्रावधानों के अनुसार आपको उसकी सज़ा करवाई जाए, जिससे आमजन में आगे सही संदेश जाए। बस इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो मैं यही गुजारिश प्रशासन से करना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया जाए। आज समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।